अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअमन हमसायगी के उसूल पर कारबंद रहेंगे। खारिजा पॉलिसी को मौजूदा हालात के तनाजुर में बेहतर बनाया जा रहा है। खलीज की सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए पाकिस्तान बदस्तूर अपना किरदार अदा करता रहेगा। ये एलामिया दफ्तर खारिजा में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास के बाद जारी हुआ है। इजलास में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार, कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और ट्रंप मोदी मुलाकात समेत पाक भारत ताल्लुकात से मुताल्लिक़ मामलात पर ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब में कहा है कि पड़ोसियों के साथ पुरअमन ताल्लुकात हमारी अव्वलीन तरजीह है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर अमरीकी खामोशी मायूस कुन है। वज़ीर आज़म ने एक ऐसे वक्त में खारजा उमूर पर गौर खौस का फैसला किया है जब आलमी सतह पर बड़ी ताकतों के दरमियान रस्सा कशी, नई सफ बंदियां, प्रॉक्सी जंगे और हथियारों की दौड़ का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। एक जानिब पाक चीन मुखालिफ हिंदू इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत, अफगानिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल, ट्रंप मोदी अलायंस, तो दूसरी तरफ शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान और भारत की शमूलियत, रूस की जारहाना हिकमत अमली और सी पैक का अजीमुशान मंसूबा। क्या तसादुम की राह हमवार होने जा रही है? सवाल यह है कि दुनिया भर में तेजी से रूनुमा होती तब्दीलियों हमारी खारिजा पॉलिसी क्यों हम आहंग नहीं है? और सबसे अहम सवाल ये कि हुकूमत को खारिजा पॉलिसी को बेहतर, प्रैग्मेटिक और मौसर बनाने के लिए आखिर करना क्या चाहिए या क्या कुछ किया जा रहा है? इसी मामले पर रिपोर्ट कार्ड के पहले हिस्से में बातचीत करेंगे। पैनल में हमारे साथ कराची से मजहर अब्बास, लाहौर में इम्तियाज आलम, हफीजुल्लाह नियाजी, इस्लामाबाद से मारवी सरमद, इरशाद भट्टी और शहजाद चौधरी साहब। रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल आप सबके लिए इस तरह से, खारिजा पॉलिसी मौसर बनाने के लिए वजीर आजम को फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? फोरम ओपन रखेंगे, ऑप्शंस आप यानी हमारे पैनलिस्ट देंगे कि क्या फौरी इक़दाम हैं जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी बेहतर बनाने के लिए करने चाहिए। क्या गाइडलाइंस हैं आपकी राय में जो वज़ीर आज़म की जानिब से आज दी गई होंगी, और किस तरीके से खारिजा पॉलिसी इन मेकिंग है या क्या अमल जारी है? मारवी सरमद साहिबा, क्या फौरी तौर पर वज़ीर आज़म को करना चाहिए हमारी खारिजा पॉलिसी को मौसर बनाने के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया आयशा। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमें ये देखना है कि रेट्रोस्पेक्टिव में कौन हमारी खारजा पॉलिसी को ज़्यादातर बनाता रहा है और अब कौन बना रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सिविलियंस ने बहुत ज़्यादा एजर्ट नहीं किया पिछले कुछ अरसे में खारजा पॉलिसी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ख़ास तौर पे और बाकी पॉलिसीज़ भी इसी किस्म के मखमसे का शिकार है। जो लास्ट टाइम जब सिविलियंस ने थोड़ा आर्मी के साथ कोलैबोरेट करके पॉलिसी पे एजर्ट किया था, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था। उसके बाद डायरेक्टली आर्मी के अंडर रही और उसके बाद आर्मी का दस्ते शफ़क़त जो है वो रहा सिविलियन हुकूमतों के ऊपर। और ना ही सच्ची बात है कि सिविलियन हुकूमतों ने कोई ज़्यादा कोशिश की कि वो उसके अंदर अपनी और जब भी कोशिश की गई उस वक़्त वो नतीजा जो है वो कोई अच्छा नहीं निकला। उसकी वजह यह है कि मेरा ये ख्याल है कि एक तो यह है कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ उसका मदगम है, वो उसको अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। और उसकी वजह से खारजा पॉलिसी के ऊपर आर्मी का एक रोल बनता है। उसको आर्मी ने बहुत ही जेनरसली इस्तेमाल किया है, उस किरदार को एजर्ट किया है। अब हो ये रहा है कि जब सिविलियंस जो हैं वो ये रोल अदा करने की कोशिश करते हैं, या तो आप उनकी कैपेसिटी कह लीजिए, उसका भी एक मसला है, लेकिन ये भी है कि आर्मी और उनमें एक ट्रस्ट डेफिसिट पाया जाता है बहुत ही गहरा। और इसका हम देखते हैं कि जब भी कोई स्टेप लेने की कोशिश, कोई इनिशिएटिव लेते हैं, तो एक उनके खिलाफ एक बदएतमादी की फ़ज़ा चूँकि मौजूद है, तो एक उस स्टेप के खिलाफ जो है एक बहुत ही ज़ोरदार कैंपेन शुरू हो जाती है। तो मेरा ये ख्याल है कि मुकम्मल तौर पर जैसे पाकिस्तान की एक सोसाइटी है, ट्रांजिशन हमारी डेमोक्रेसी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मुकम्मल तौर पर हमारी जो पॉलिसी है वो सिविलियन सुप्रीमेसी उसमें आ जाए और मुकम्मल तौर पर सिविलियन बनाने, अगरचे उस मंजिल की तरफ हमें जाना है, मगर वो मंजिल अभी आई नहीं है और उसके ऊपर जंप नहीं किया
किया जा सकता। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम लेकर ही वहां तक पहुंचा जा सकता है। और उस ट्रांजिशन का तकाजा ये है कि मिलिट्री और सिविलियंस जो है वो कोलैबोरेट करें, वो आपस में एक दूसरे के साथ आप ये कह रही हैं ऑप्शन में कि पहला कदम यही है कि सिविल मिलिट्री जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो खत्म हो इस खारजा पॉलिसी के लिए। उस ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए मेरा ख्याल है कि ज़्यादा जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो भी सिविलियन गवर्नमेंट हो उसकी आती है कि वो एक कदम बढ़ाएं, कंसल्टेशन करें, कन्विंस हों, उनकी बात सुने, अपनी बात सुनाएं और फिर आगे बढ़ें, एसर्ट करें, क्योंकि इसके बगैर कुछ मुमकिन नहीं है। और एसर्ट करने का तरीका ये नहीं है कि जिंदल को बुला के आप मरी ले जाएं, उसके और तरीके हैं, कोलैबोरेट करना, वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद साज़ी करना होगी सिविल मिलिट्री के लिए ताकि बेहतर तौर पर पॉलिसी बन सके। नियाज़ी साहब, क्या वाकई फॉरेन पॉलिसी किसी एक जगह ही बनती है और वज़ीर-ए-आज़म को फौरी तौर पर क्या करना चाहिए मौजूदा आलमी हालात के तनाज़ुर में? देखिए जी, पाकिस्तान के जो बड़ा इनहेरेंट प्रॉब्लम है और पहले दिन से है, जो कि कमो पेश 47 के बाद चंद महीने बाद ही शुरू हो गया था कि इंटरनल सिक्योरिटी के जो ख़तरात थे उसी तरह मंडलाना शुरू हो गए जैसे ही मुल्क वजूद में आया, और इसके खिलाफ साजिशें भी शुरू हो गई। और मशरक़ी पाकिस्तान के बाद भारत की जो दरअंदाजी हैं 48 से लेके, और उसके बाद मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्होंने पेनिट्रेट किया, एक पूरा वो बनाया, सारा स्कीम बनाई। इसी तरीके से अफ़गानिस्तान से रेडियो काबिल जलालाबाद से रेडियो काबिल शुरू हुआ जो कि पख्तूनिस्तान का नारा लेके आगे आया, और हमारे ऊपर 50-60s के दहाई में इसकी बौछार रही। अमलन हमने मशरक़ी पाकिस्तान खो दिया, बांग्लादेश बन गया। उसमें हमारे अपने भी कसूर बहुत सारे थे, लेकिन जो गैर मुल्की जो थे, जो हाथ था, और जो भारत के जो कारस्तानी थे वो खूब बरमला उसका इजहार भी करते हैं। फिर 70 के अंदर रूस का और इंडिया का डिफेंस पैक्ट हुआ 20 साल का, वो पाकिस्तान को अंडरमाइन करने के लिए और इस सारी चीज़ को अमली जामा पहनाने के लिए वजूद में आया, पहली बात। दूसरी बात ये देखें कि इंटरनेट के जो सिक्योरिटी है और खारजा पॉलिसी है, वे पाकिस्तान के अंदर बाहमी पैवस्त है, लाजुम मलजूम है, और इसमें कोई वो नहीं है, बात नहीं है कि ये वाकई ये जुल्फ़ाकार भुट्टो साहब के बाद ये पूरे का पूरा जो है वो उसका फौज का उसमें ज़्यादा अमल दखल है। और मेरा ख्याल है इसके अंदर कोई ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है, बल्कि ये बाहमी इत्तेमाद है कि सिविलियन गवर्नमेंट भी इसमें कंफर्टेबल है कि उनका अमल दखल ज़्यादा हो, चाहे वो यूएन के अंदर प्राइम मिनिस्टर की तकारीर हो या तलक़ात हो खारजा पॉलिसी के, जहाँ पे वज़ीर आज़म जाता है पाकिस्तान का किसी भी दौर में, किसी भी दहाई में, उसके फॉलो में आर्मी चीफ भी वहाँ जाता है, चाइना जा रहा हो, दूसरी जगह कहीं जा रहा हो, पहली बात। फिर उसके बाद यह है कि जी जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसमें ये देखें कि जो डिप्लोमेसी होती है उसमें कॉमा और फुल स्टॉप भी प्रेग्नेंट होते हैं, उनके अंदर हर चीज़ का मतलब होता है। जरूरी नहीं कि जो चीज़ सामने आ रही है अंदर वो ही हो, जो मतलब कि ट्रम्प जो है वो चूंकि अल्फाज में मुहतात नहीं है तो उससे वो बातें कह दी जो कि सारे अमेरिकी सवाल के जवाब पे आ जाएं, क्या वज़ीर आज़म को फिर कुछ भी नहीं करना चाहिए? नहीं, हम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये इन लाइन है। और आज वो गए फॉरेन ऑफिस में, तो जो इंडिया में हमने देखे, जब पिछले दिनों जब शंघाई के अंदर हुआ तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पुतिन के और शी जिनपिंग के दरमियान में बैठे थे। पाकिस्तान एक अहम पोजीशन ले चुका है खित्ते में, मैं कई दफा कह चुका हूँ, विश्वमादे की सब बंदी हो चुकी है, हमारी पोजीशन है, हमारी फॉरेन पॉलिसी बड़ी क्लियर हेडेड है कि हम इस वक्त चाइना के साथ, रशिया के साथ और उनके जो चीज खुल के सामने उसमें खड़े हैं। ज़ाहिर अमेरिका ने इंडिया के साथ मिलकर खारजा का रस्मी दौरा था वज़ीर आज़म। मैं कहता हूँ, आप कहते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए, मैं कहता हूँ जी ऑलरेडी जो करने काम थे मुझे उसमें खुशी होती है कि हो चुके हैं और हो रहे हैं और उसके हमें डिविडेंड आ रहे हैं। भाई खतरात हैं, उसमें अमली बनाई जा चुकी है और ऑप्शंस लिए जा चुके हैं। मज़हर अब्बास साहब, किस तरीके से इस पूरी सूरत हाल को देख रहे हैं? इसका मतलब वज़ीर आज़म ने आज कोई गाइडलाइंस नहीं दी होंगी, एक रस्मी सा दौरा था उनका, क्या ऑप्शन देंगे? देखिए, एक तो बहुत ताख़ीर से ये जो कुछ अभी चीज़ें सामने आ रही हैं बहुत ताख़ीर से हो रही है। आपके 4 साल गुजर गए, 4 साल में आपने कितने दौरे किए हैं दफ्तर ख़ारजा के, कितनी ऐसी मीटिंग की हैं फॉरेन पॉलिसी के लिए? फॉरेन पॉलिसी ये नहीं होता कि ये रिएक्शन के तौर पे आप एकदम बैठ जाएं। मोदी और जो है वो ट्रम्प की मुलाकात हो गई तो उसके बाद आप एकदम अलर्ट आपको हो गया। हमारी एक तो ये हमें तय करना पड़ेगा कि हम किसी की प्रॉक्सीज़ का रोल प्ले ना करें। बदकिस्मती से हम पिछले 70 साल में यही रोल प्ले करते रहे हैं। चंद एक थोड़ा सा पीरियड हम अगर देखें, जिस तरह मारवी ने जिक्र किया था भुट्टो साहब का, वरना हम बेसिकली प्रॉक्सीज़ रहे हैं। हम
अभी आप ये देख लें, आप बहुत आइसोलेटेड इंसिडेंट है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट करता है रेमंड डेविस का इंसिडेंट जो है कि आप एक प्राइवेट यूएस प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की रिलीज़ के लिए आपका सदर मुमलिकत, आपका DGISI, कौन कौन नहीं उसकी रिलीज़ के लिए जिन्होंने कोशिश की। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप किस तरीके से जो है वो खेलते रहे हैं। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले और मैं इस चीज़ की जो आज की सिचुएशन है, आपकी नेशनल सिक्योरिटी और आपकी फॉरेन पॉलिसी ये इंटरलिंक्ड हैं, ख़ास तौर पे वीज़ावी अफ़गानिस्तान और इंडिया की अगर आप सूरत हाल देखें तो उसमें आपको फ़ौज को साथ मिला के ही फॉरेन पॉलिसी को ही एवॉल्व करनी पड़ेगी। लेकिन आप पार्लियामेंट में फॉरेन पॉलिसी पे कितनी डिबेट्स हुई हैं आपकी पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट कोई पॉलिसी ही नहीं दे सकी, गवर्नमेंट को गाइडलाइन ही नहीं दे सकी चीज़ों को आगे बढ़ाने की। फॉरेन मिनिस्टर हो ना हो, कोई गाइडलाइन तो होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है एक चीज़ तो आपने फौरी तौर पे तय करनी है कि आपने किसी की प्रॉक्सी बन के नहीं रहना। अगर आपने वाकई अपने पैरों पे खड़ा होना है, एक गैर जानिबदाराना फॉरेन पॉलिसी आपने बनानी है और दुनिया को इंगेज करना है। देखिए, फॉरेन पॉलिसी का बड़ा बेसिक असूल होता है कि आप इंगेज रखें दुनिया को। आप ये नहीं होता कि आप किसी को अपना दुश्मन करार दे दें, और ज़ाहिर किसी को अगर आप दुश्मन करार दे देंगे तो आप उसे इंगेज कैसे करेंगे, फिर दूसरों को आप कैसे इंगेज करेंगे। अमेरिकन के साथ आपके ताल्लुकात कैसे आगे बढ़ने चाहिए, चाइना और जो रशिया के साथ आपके ताल्लुकात हैं वो उसमें कितनी मज़ीद बेहतरी आनी चाहिए, कितने ज़्यादा मुस्तहकम होने चाहिए। आप देखें कितना बड़ा मैसअप किया है आपने इस वक्त सऊदी वाली सिचुएशन में, कतर और सऊदी की सिचुएशन, और उससे पहले जो सऊदी इत्तेहाद में आप गए कि आपको पता नहीं था और आप इत्तेहाद का हिस्सा बन गए। मज़हर साहब, तो ये इतने ज़्यादा वो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले वाहिद मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर आपने डिसाइड करना है तो यही डिसाइड करना है कि हमने अगर अपनी गैर जानिबदाराना खारजा पॉलिसी बनानी है तो मिलकर बनानी पड़ेगी। उसमें फ़ौज का इन्वॉल्वमेंट हो, उसमें पार्लियामेंट का इन्वॉल्वमेंट हो, और सबसे पहले गवर्नमेंट का अपना विजन हो। गैर जानिबदाराना खारजा पॉलिसी इदारे मिलकर बनाएं और पाकिस्तान को प्रॉक्सी नहीं बनना। मज़हर साहब ने ये कंक्लूड किया। इम्तियाज़ आलम साहब, क्या पाकिस्तान गैर जानिबदाराना पॉलिसीज़ पर खड़ा है, दुनिया को एंगेज कर रहे हैं, क्या ऑप्शन देंगे? पाकिस्तान की तो खारजा पॉलिसी बहुत नाकारा है, इससे कैसे मौसर बनाया जा सकता है। वज़ीर आज़म के पास इख्तियार नहीं है और ये गैर आइनी काम है, और पार्लियामेंट इस मामले को नहीं ले रही जबकि पार्लियामेंट के पास होना चाहिए। इसका असर नौ तय्यीन की ज़रूरत है। सबसे पहले जो सलामती के तसव्वुर जो हमने घड़े हुए हैं, जो हमारी तबाही का सबब बने हैं 4 दहाइयों से, उन्हें बदलना चाहिए। अपनी ताकत, कद और ज़राए के हिसाब से सलामती की पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए। हमें मुस्लिम दुनिया का लीडर होने का जोम छोड़ देना चाहिए कि हम सबके लीडर हैं, और हमें ये तय करना चाहिए कि हम किसका हिस्सा हैं, अरब दुनिया का या जनूबी एशिया वस्ती और सेंट्रल एशिया का, हम मगरबी एशिया का इसका हिस्सा हैं। हमें ये तय करना है। हमें ये निजी मलेशियात और ग्रुप्स जो बनाए थे जब अफ़गान जहाज़ के ज़माने से, ये बंद करने चाहिए, उससे जान छुड़ानी चाहिए। ये हमारे स्ट्रेटजिक असास से नहीं है। हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ादाना होनी चाहिए। एक बात और कमेंट कर दूँ मारबी की बात से कि भुट्टो साहब की खारजा पॉलिसी जो भुट्टो साहब ने दी थी, जो अब तक चल रही है, उसके रिवर्सल की ज़रूरत है। वो खारजा पॉलिसी ठीक नहीं थी, उससे हम पाकिस्तान हर तरफ हम गलत रास्ते पर चल निकले हैं। और मुझे ये नज़र नहीं आता कि मैं समझता हूँ सलामती पॉलिसी हो, खारजा पॉलिसी हो, ये जो स्कॉलर्स हैं, एकेडमिक्स हैं और माहिरीन हैं और हमारे सियासतदान और पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये दें। ये मुझे नज़र नहीं आता। अब तक मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी किसी पाकिस्तानी रिटायर्ड जनरल की जिसमें बहुत हमें विजडम नज़र आती हो और जो दुनिया भर में रेफ़र की जाती हो एज ए रेफरेंस बुक ऑन मिलिट्री साइंस। हमसायों से मुखासबत न की जाए, बकाए बहाम की जाए और तनाज़ात का पुरअमन हल हो। कश्मीर पे पॉलिसी को दोबारा सोचने की ज़रूरत है। कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी चल रही है, वो अपने पाँव पे खड़ी हो गई है। ये मलेशिया के धंधे हम बंद कर दें, इससे कश्मीरी तहरीक को नुकसान। आपने पूरी खारजा पॉलिसी को नाकाम एक मुझे बात खत्म करने दें। और ये जो अफगानिस्तान पे हम बने बैठे हैं, डिफेंस उसे बनाने की स्ट्रेटेजिक डेप्थ, वो हमारी स्ट्रेटेजिक डिच बन गई है। उससे निकलने की ज़रूरत है। अफगान तालिबान के बारे में कहना चाहिए, या वो यहाँ रहें
अगर यहाँ रहे तो जंगबंदी का ऐलान करें और बातचीत शुरू करें। 1.1 अगर नहीं करते यहाँ चले जाएं। खारजा पॉलिसी के लिए वजीर आजम को फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? वजीर आजम को पार्लियामेंट जाना चाहिए और पुरानी तमाम पॉलिसी को एक ज़्यादा तनकीदी ज़्यादा पेश करना चाहिए और वहाँ से अप्रूवल लेनी चाहिए, और जो मुल्क के सलामती के इदारे हैं वो पार्लियामेंट की राय के सामने और इत्तफाक के सामने वो फौरी तौर पर पार्लियामेंट में मामला रख के इम्तियाज साहब कह रहे हैं पुरानी पॉलिसी स्तर करके नई पॉलिसी बनाने की बात जरूरत रहेगी। है। कल भी आपने नहीं की थी, अब करते नहीं है। आज बहुत अच्छा हुआ कि पाड़ा चिरार में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए, उन्होंने उनकी जाके जख्मों में मरहम रखी है और उम्मीद है कि सियासतदान को भी वहाँ पे जा सकेंगे। उनके पॉइंट्स भी सुने गए और सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई गई है। पाक अफगान सरहद और दीगर मामला पर भी आर्मी चीफ ने वहाँ बात की। इरशाद भट्टी साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, पाकिस्तान को कहाँ खारजा पॉलिसी को मौसर बनाने की ज़रूरत है, किस पॉइंट या कॉमेंट के साथ आप जाएंगे? देखिए, 4-4.25 साल गुजर गए हैं। मेरे ख्याल से अब तो यही है कि 10 महीने या 8-10 महीने रह गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब जैसे ठेके पे चल रही थी फॉरेन पॉलिसी, वैसे ही अगले 8-10 महीने भी ठेके पे चला लेनी चाहिए। अगर वज़ीर आज़म साहब पानामों से निकल जाते हैं, इससे सुरखरू हो जाते हैं, तो अगले इलेक्शन के बाद आएँ और फिर ये जो सारी हमने इतनी पुरमगज़ तजावीज़ दी हैं उन पर एक एक करके अमल करें और वो करें। जब शुरू में वज़ीर आज़म ने कुछ वज़ीर मुकर्रर किए ना चाहते हुए, तो वजारत ख़ारजा जो थी अपने पास रखी। तो एक वज़ीर साहब से किसी ने पूछ लिया कि ये वजारत ख़ारजा का फुल टाइम वज़ीर क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि चूँकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए डायरेक्ट मॉनिटरिंग ये खुद किया करेंगे और इंस्ट्रक्शंस भी डायरेक्ट खुद दिया करेंगे। अब वो हैंडल किस तरह हुई उसका हाल देख लें कि मोदी की तकरीब हलबरदारी में जाना हो, मोदी का यहाँ ना हो, सजन जनरल का जाना हो, असा की खटिया कुछ भी नहीं। सऊदी अरब का तनाज़ा हो, सऊदी अरब यमन का तनाज़ा हो, सऊदी अरब कतर का तनाज़ा हो, सानू की मिलिया कुछ भी नहीं। रियाज कॉन्फ्रेंस में हमारी चुप हो, कश्मीर पर हमारी मुकम्मल खामोशी हो, असा की खटिया कुछ भी नहीं। और दिन बढ़ते भारत के और वो जो अमेरिका के ताल्लुकात हों, भारत ईरान और अफ़गानिस्तान का ट्राइका हो, हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। भारत ईरान का चाबहार बंदर हो जो भारत का हो चुका, हमारा सी पैक हो, क्या कोई मामला आगे बढ़ा? कुछ भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें और इस पूरी सारी चीज़ों में वज़ीर आज़म साहब और उन सारों को वो देख लें, उनके फॉरेन पॉलिसी 2 बुज़ुर्ग बिठाए हुए थे जिनमें से एक चले गए, बाकी अभी एक बैठे हुए हैं जिनके अल्लाह के फजल से रिफ्लेक्सेस ही इस तरह के हैं। तो अब ये नतीजा ये है कि अब मेरी तो ख्वाहिश ये है कि अगले ये जो 8-10 महीने हैं ये इसी तरह ठेके पे रखें। और हाँ, वज़ीर आज़म से मेरी एक दरख्वास्त ज़रूर है कि वो इन 8-10 महीनों में कोई फॉरेन ट्रिप छोड़े ना, वो ज़रूर जाएँ। वो मोज़म्बिक जाना हो, सोमालिया जाना हो, युगंडा जाना हो, कंबोलिया जाना हो, वो ज़रूर जाएं, वो करते रहे ताकि पता चलता रहे हमारा भी वज़ीर आज़म, हमारा भी सिस्टम है, फॉरेन पॉलिसी चलती रहेगी। इरशाद भट्टी साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म अगले 8-10 महीने कुछ ना करें और 8-10 महीने सिर्फ गुजरने का इंतजार करें। शहजाद चौधरी साहब, पैनल पर बात हुई सिविल मिलिट्री अदम एतमाद की और बाहमी एतमाद की भी बात हुई कि मिलकर चीज़ें चलाई जा रही हैं। फॉरेन पॉलिसी की मुकम्मल नाकामी की भी बात हुई और वज़ीर ख़ारजा के ना होने का तो कई बार सवाल उठाया गया। आप किस तरीके से इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को देख रहे हैं? मौसर बनाने के लिए वज़ीर आज़म को फौरी तौर पर क्या करना चाहिए या फिर कुछ नहीं करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये एहसास कि पिछले 4 साल जो हैं या 4.25 साल मजमूई तौर पर फ़ॉरेन पॉलिसी के लिहाज से पाकिस्तान के लिए खसारे के साल थे। वो जगह जहाँ पर के पाक अफ़गान ताल्लुकात पे पीपल्स पार्टी ने एक जगह छोड़ी थी, उससे भी हम बहुत नीचे आ गए। खसारा इस तरीके से हुआ कि हमने अफ़गानिस्तान को भी खो दिया, हमने ईरान जिसके साथ कुछ मामलात फंक्शनल थे उसके अंदर से भी तकरीबन हम एक मुखासमाना जगह पे पहुँचे हुए हैं, नोज़ डाइव किए हैं ताल्लुकात को। सऊदी अरब और कतर के मामले के अंदर आपने मामला देख लिए, सऊदी अरब और ईरान के मामले में देख लिया किस तरीके से पूरा खत्ता बदल रहा है, लेकिन हम सोए रहे, हमने उस चीज़ का एहसास नहीं किया। अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन बदली है, जब अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन बदलती है तो बहुत सारे लोग अपनी पॉलिसी रीअलाइनमेंट करते हैं उस हिसाब से। हमारे ताल्लुकात अभी तक उनसे कायम नहीं हो पाए उस लेवल पर जहाँ पर कि हम अपने आप को अलाइन कर सकें। बेशक SCO की मेंबरशिप मिली क्योंकि वो प्रोसीजरल काम था, बेशक हमें यहाँ पे CPEC का मामला मिला, लेकिन वो चीन की एक बास्केट में हमने सारे अंडे अपने बिठा दिए। तो ये नज़र तो ठीक आता है लेकिन इसके रिस्क्स बहुत ज़्यादा हैं जिस किस्म का रास्ता हमने अपनाया, और एक तरह से आइसोलेट तकरीबन होकर रह गए हैं हम लोग। तो ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बहुत बड़ा फेलियर है। अब उसकी वजह यह है कि ये पॉलिसी बना नहीं सकते, इनमें काबिलियत नहीं है, इनको बनाने नहीं दी गई। देखिए, खारजा पॉलिसी का काम ये होता है कि आप वो पत्ते खेलते हैं जो पत्ते आपके हाथ आते हैं।
जो पत्ते आपके हिस्से में आते हैं आप उनके साथ और गेम बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अगर एक इदारा आपको काम नहीं करने दे रहा या उसकी ऐसी पॉलिसी है जिससे आपको नुकसानात हो रहे हैं, तो डिप्लोमेसी उस मामलात को, उस खसारे को कम से कम तर करती है। आपके यहाँ क्या हुआ? दो वजूहात थी। वज़ीर-ए-आज़म साहब अपने अंदरूनी मामलात से ही बाहर नज़र नहीं उठा सके, इस वजह से हमारा फोकस बाहर की तरफ हरगिज़ नहीं था और हमने तमाम नुकसानात उठाए। दूसरा, हमने वो जो टीम वहाँ पे रखी वो ऐसे लोगों की थी, देखिए यहाँ पर तो खसारे को कम करने का मतलब था, यहाँ पे तो विजिट्स होनी चाहिए थी अफगानिस्तान की, ईरान की, फिर उसके बाद जहाँ जहाँ मसाइल थे वहाँ पर बारहा जाया जाता, डेलीगेशंस जाते, वहाँ पे बातचीत होती ताकि हमारा नुकसानात कम हो, वो नहीं हो पाया। तो इसलिए ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान वहाँ खड़ा है। करना क्या है अगले आने वाले दिनों में? सबसे पहला 8 महीने रह गए, 10 महीने रह गए, साल रह गया, खसारे को कम कीजिए। नुकसान जितना हो चुका कोशिश करें कि उसको कम से कम तक किया जा सके। कहाँ पे? काबुल में और ईरान में। अब उसके लिए जिससे बात करनी पड़ती है, SCO का प्लेटफॉर्म यूज़ करें, वाशिंगटन जाएँ, काबुल जाएँ, जाना ही पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें करने की ज़रूरत है। ईरान में खुदारा बारहा जाएँ, उनसे बातचीत करें, हमारे मामलात बहुत ज़्यादा इससे भी बदतर हो सकते हैं, तो इस खसारे को कम करने की कोशिश करें। और नंबर 2, अंदरूनी इस्तेहकाम। मुख्तलिफ़ किस्म के जो कि फॉल्ट लाइन्स निकल रही हैं हमारे यहाँ से, हमारे माशरती बिगाड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हमारे आपस में इख्तलाफात बहुत बढ़ गए हैं। वो जो फॉल्ट लाइन्स हैं वो शगाफ बनने जा रही हैं, चाहे वो सेक्टेरियन हैं, चाहे वो सिविल मिलिट्री हैं, चाहे वो कोई और हैं। अगर एक लीडरशिप हो तो लीडरशिप उन शगाफों को भरने की कोशिश करती है, उनसे फ़ायदे हासिल करने की कोशिश नहीं करती। हमने हर महाज के ऊपर बदकिस्मती से नवाज शरीफ साहब के इन 4-4.25 सालों में मार खाई है इन तमाम जगहों पे, और हम माशरे को माशरा नहीं बना सके, हम मईशत को आगे नहीं चला सके। इसलिए जो लोग हमसे बात करते हैं हमें एक मुस्तहकम रियासत के तौर पे नहीं देखते। तो 2 बड़े काम करने वाले जो हैं, अपने खसारे को कम करना और अंदरूनी इस्तेहकाम। शहजाद साहब ऑप्शन दे रहे हैं खसारा कम करें, काबुल और तेहरान से ताल्लुकात की बेहतरी, और दूसरा ऑप्शन अंदरूनी जो हमारे मसाइल हैं इस्तेहकाम की तरफ ले जाया जाए, माशरती बिगाड़ कम किए जाए। बात की गई सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की, एतमाद से आगे बढ़ा जाए, लेकिन साथ ये भी कहा गया कि एतमाद से आगे जा रहा है मामलात एक पेज पर हैं। साथ ही पाकिस्तान से कहा गया कि प्रॉक्सी ना बने, गैर जानिबदार पॉलिसी, पार्लियामेंट से मंजूरी। इरशाद भट्टी साहब कहते हैं कुछ भी नहीं करें, 8-10 महीने इसी तरह से गुजरने दे। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे चौधरी शुगर मिल्स के हवाले से जो मुबैना इंकशाफात सामने आ रहे हैं, किस तरीके से रिकॉर्ड को तब्दील किया गया, नून लीग के लिए कितना खतरनाक मामला हो सकता है। पैनल की राय ब्रेक के बाद। रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद। JIT की जानिब से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर चौधरी शुगर मिल्स के रिकॉर्ड में हेरा फेरी और 2016 में शुगर मिल्स के हवाले से जारी तहकीकात के दौरान SECP की दस्तावेजात में पुरानी तारीखों के दस्तखत के इल्जामात दुरुस्त साबित हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की फाइल में 3 साल पुरानी तारीख के इंदराज में शामिल एक ऑफिसर ने JIT के रूबरू एतराफ भी कर लिया है। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में मुलव्विस सीनियर अफसरों ने इस बेज़ाब्तगी का इल्ज़ाम एक दूसरे पर डाल रहे हैं, क्योंकि मुताल्लिका अफसरान का कहना है कि उन्होंने चौधरी शुगर मिल्स की फाइलों के रिकॉर्ड में टेम्परिंग चेयरमैन SECP की हिदायत और दबाव पर की थी, मगर चेयरमैन SECP का भी इसरार है कि वो इस मामले में मुलव्वस नहीं है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात 2011 में पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू की गई थी, मगर उन्हें मई 2013 में बंद कर दिया गया था। अब SECP हुक्काम ये कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात बंद तो कर दी गई थी, मगर तहकीकात बंद करने का केस की फाइलों में कोई जिक्र नहीं था। जराये का ये कहना है कि जून 2016 में चेयरमैन SECP ने कॉर्पोरेट सुपरविजन डिपार्टमेंट के सरबराह अली अजीम इकराम को दफ्तर बुलाया, जहां इस शोबे के 3 दीगर अफसर कमिश्नर ताहिर महमूद, आबिद हुसैन और डायरेक्टर माहीन फातिमा भी मौजूद थी। इस मौके पर चेयरमैन SECP ने अफसरों को फाइलों पर पुरानी तारीखों में तहकीकात बंद करने का नोट लिखने की हिदायत की। चेयरमैन SECP की मुबैना हिदायत पर माहीन फातिमा ने वो नोट तैयार किया, CSD के सरबरा अली अजीम इकराम ने दस्तखत किए, जबकि आबिद हुसैन ने ताहिर महमूद के जरिए चेयरमैन SECP को उनकी हिदायत की तामीर से आगाह कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में कहा है कि चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात 2013 में मौजूदा चेयरमैन के तकर्रुर से पहले बंद हो गई थी। आज चेयरमैन PTI इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में यह कहा है कि मीडिया रिपोर्ट से जाहिर हुआ कि शरीफों को बचाने के लिए SECP रिकॉर्ड टैंपर किया गया। अगर रिकॉर्ड टैंपर सच साबित हुआ तो यह अमल जानबूझकर इदारों के मामलात में मुदाखलत कहलाएगा। इमरान खान का यह भी कहना है कि रिकॉर्ड टैंपर करने का अमल इंसाफ की राह में रोड़े अटकाने के मुतरादिफ है। इसमें मुलव्विस अफराद को ऐसे जुर्म की पादाश में जेल में होना चाहिए।
इसी मामले पर सवाल रखेंगे कि शरीफ खानदान के लिए मामला कितना खतरनाक या संगीन हो रहा है। सवाल इस तरह से है, चौधरी शुगर मिल्स के हवाले से मुबैना इंकशाफात शरीफ खानदान के लिए मामला कितना संगीन हो सकता है। पैनल 1 से 10 तक रेट करेगा। जितना इसको संजीदगी से ले रहे हैं या संगीन समझते हैं उतने ज़्यादा नंबर की तरफ जाएंगे, और जितना समझते हैं कि मामला संगीन नहीं उतने कम नंबर देंगे। इरशाद भट्टी साहब। देखिए, आयशा, रमज़ान से पहले एक सर्वे हुआ था जिसमें 14-15 दिन पहले एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया था कि सिर्फ पनामा पे टीवी प्रोग्राम्स 3000 हो चुके। तो अब ये 1.5-2 महीने और हो गए हैं तो ये तो डबल तादाद हो गई होगी। तो मुझे मौलाना रूमी की यहाँ 2 सेंग याद आ रही हैं कि मौलाना रूमी ने कहा था कि गरीब, सबसे बड़ा गरीब वो है जिसके पास पैसे के अलावा कुछ ना हो। नंबर टू मौलाना रूमी साहब ने कहा था कि जब भी कोई चीज़ हद से ज़्यादा हो जाती है, खा वो इक़्तिदार हो, इख्तियार हो, दौलत हो, ताकत हो, तो वो जहर बन जाती है। आप इन दोनों सेंस को ज़रा अपने हुक्मरानों पे देखें तो आपको सूरत हाल बड़ी वाज़े नज़र आ जाती है। बात यह है कि चौधरी शुगर मिल वो पनामा की वो औलाद नरीना है कि जिसके बाद अब इस करप्शन का भी मुकाना मुश्किल। अभी इसके बाद और आएंगे, बच्चे पैदा होंगे और आगे आएंगे और आगे आएंगे और आगे आएंगे। तो ये अंडे और मुर्गी का खेल जारी रहेगा ये अल्लाह के फजल से। उसकी वजह यह है कि ये बहुत सारा एक ऊपर एक प्लस्तर हुआ था, नीचे कूड़ा करकट का भरा हुआ था ये सारा कुछ। अब इससे साबित हो गया कि मुखालफिन जो इल्ज़ाम लगाते थे वो ठीक था। इससे साबित हो गया कि सरकारी मशीनरी और ब्यूरोक्रेसी शरीफ ख़ानदान की ज़ाती मुलाजम बन गई। इससे साबित हो गया कि पूरे केसों में टेम्परिंग हो रही है और ये पूरे इदारे मिल के कर रहे हैं। तो जब ये चीज़ें साबित हो जाती हैं तो फिर इसका मतलब है अब इसके बाद क्या साबित करना है, ये तो अब मेरे ख्याल से कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करने की। फिर अब ये लेकिन इस मुल्क में क्या करें, जहाँ यानी जो अब मैं सिर्फ इस एक छोटा सा हटके कि 900 अरब है NFC का अवार्ड सिर्फ सूबा पंजाब का। आप इनकी तरजीहात देखें, ये सारा जितना इन्होंने लगाया है, ये बच्चा जो JIT में परेशान हो गया था और बीबी को बुलाने पे परेशानी हो रही है, तो वो जो बाहर कस्में कुराने खाए, 900 अरब का NFC अवार्ड है। डोलियों पे लोग मर रहे हैं और एक तरफ बुक्कल वाली सरकार का कज़न बंदा मार के VIP हवालात में है, दूसरी तरफ हमारा एक MNA है वो जो गरीब आदमी है वो हाथ बांध के खड़ा है कि मुझे बिच्छू से बचाओ। रेट कीजिएगा कितना संगीन है मामला शरीफ खानदान के लिए 1 से 10 तक। इनको कहें इन शरीफों को कहें कि हमें मुझे वो दिन भी याद है जब मियाँ साहब पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट में आके उन्होंने मिन्नतें की थी कि मुझे बाथरूम में रखा। वो मलका जज्बात सैफुर रहमान रोया करते थे। तो अब ये वक्त ना लाएं कि फिर दोबारा आएँ या फिर तीसरी मरतबा आएँ। तो मेरा ख्याल है इस पे 8 नंबर मैं दूंगा ज़रूर इसको। शहजाद चौधरी साहब। देखें, अंसार अब्बासी ने एक और चीज़ इसमें लिखी है अपने मजमून में। उसने कहा कि ये जो एक्शन है, ये जो पिछली बैकडेट करके फाइल का क्लोजर किया गया, ये पनामा का मुकदमा शुरू होने से 10 माह पहले ये काम किया गया था। तो अगर ये सच है और अगर ऐसा ही है तो फिर तो ये एक इनएफिशिएंट ऑफिस वर्क है। इससे ज़्यादा मैं इसको कुछ नहीं जानता। और मिसाल के तौर पे अगर ये कर भी दिया जाए तो क्या चीज़ माने है JIT के आगे या सुप्रीम कोर्ट के आगे कि वो इसको रीओपन ना कराए? क्या हुदैबिया रीओपन नहीं हुआ? और अगर चौधरी ये जो शुगर मिल्स है, अगर इसके अंदर इसका मेन केस जिस तरह अंसार अब्बासी ने आज प्रोजेक्ट किया कि वो यही है कि जी टैंपरिंग की गई और टैंपरिंग ये है कि फाइल क्लोजर किया गया बैकडेटेड के अंदर, तो ये तो कोई बात ही कुछ नहीं है। मैं तो उसको कुछ नहीं समझता। अगर इसका मसला असल में मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक है कि चौधरी शुगर मिल्स के जो अकाउंट्स से उनको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, तो फिर एक दूसरी बात है और उसको हुदैबिया की तरह वो रीओपन कर सकते हैं, वो बुला सकते हैं अपने सामने, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। क्लोजर हुआ था हुदैबिया का, उसको खोल के सामने दोबारा ले आए अपने उसको देखने के लिए। तो इसलिए एज अ कॉन्सिक्वेंस, यानी कि ये कितना बड़ा एक अमल है, मेरा ख्याल है कि कोई बहुत बड़ी बात ये हरगिज़ मैं इसको नहीं तसव्वुर करता। ये एक वही रूटीन चीज़ है, आ जाएगी। अगर इसका रोल होगा, चौधरी शुगर मिल का मामला सामने आ जाएगा। और मेरी अपनी समझ ये है, मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह से देखेगा अगर अब उनके सामने पेश किया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बहुत बड़ी इसके अंदर इस पर्टिकुलर केस को बैकडेट करके साइन करने में कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। पाकिस्तान के हर दफ्तर में ये काम हो रहा है। कितने अच्छा, नंबर इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं। अलबत्ता 2 नंबर नहीं, दूसरी बात यह है कि असल मुकदमा और है, उस मुकदमे से नजर नहीं हटानी चाहिए। अगर इसको एज अ रेड हेरिंग यानी किसी और तरफ लगाने के लिए रक्की बत्ती के पीछे कहानी दी गई है
तो वो मेरा ख्याल है वो भी नहीं होएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी उधर फोकस्ड है, GIT भी फोकस्ड है। मामला 10 तारीख के बाद अदालत में जाएगा, वहां पे सारे फैसले होने हैं। चौधरी शुगर मिल, हुदैबिया, पनामा, हर चीज मिल के सामने आ जाएगी। नंबर सिर्फ 2 या 3 मैक्सिमम 3 दे दीजिए बस। मारवी सरमद साहिबा। आयशा, सबसे पहले तो आप मुझे बताइएगा कि ये जो अंसार अब्बासी साहब की खबर का आपने जिक्र किया, तो ये अंसार अब्बासी साहब वही हैं जो जंग ग्रुप में काम करते हैं, जिनके बारे में ये कहा गया है कि जंग ग्रुप जो है वो प्रो PMLN है, इसलिए एक पार्टी ने उनका बाइकआउट। ये वही है ना अंसार अब्बासी? मारवी साहिबा, खबर तो सहाफी ने लानी है, कभी किसी को पसंद आएगी, कभी किसी को नागवार गुजरेगी। खबर खबर तो बिल्कुल यही पॉइंट था कि अगर ये वही अंसार अब्बासी है और उनकी खबरें अगर पहले वाली खबरों में कोई हकीकत नहीं थी, तो इसमें कितनी हकीकत होगी, ये भी ज़रा एतराज़ करने वाले बात कर लें। लेकिन बहरहाल मैं आपके सवाल की तरफ आती हूँ। मेरा भी यही ख्याल है कि देखें, ये जो टेम्परिंग जिसको कहा JIT ने और एक पूरी हाइप क्रिएट कर दी। एक तो JIT खुद भी कोई नेक परवीन नहीं है, इन्होंने जिस तरीके से इस केस को हैंडल किया है उसका मैं समझती हूँ कि ये अगर समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को कोई नुकसान हुआ है, ये मेरा ख्याल है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि उनको एक विक्टिम अपने आप को विक्टिम बना के लोगों के सामने पेश करने का मौका मिला है। तो मेरा ख्याल है इन तमाम ये हथकंडों से अगर परहेज़ किया जाए और डायरेक्ट एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो आप यकीन करें ज़रूर कोई ना कोई फांसी जाएगा। इस किस्म के हथकंडे अगर आप ये अपने आप को रज़िया बना के पेश करेंगे, तो ये तो फिर एक सियासी हथकंडे ही बन जाएंगे, और इसका नुकसान मैं आपको यकीन दिलाती हूँ नवाज शरीफ फैमिली को नहीं होगा, इसका उनको सियासी फ़ायदा ही होगा। ये रज़िया तो नहीं, वो रज़िया जो गुंडों में घिर जाती है ना, जो ये अपने आप को JIT यही बताने की कोशिश कर रही है कि मैं तो गुंडों में घिरी हुई हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये इस इदारे को अगर एक बॉडी बनाई दी थी, तो इसको एक शफाफियत के साथ अपना काम करना चाहिए था। यूं पार्टीबाजी खबरों पे खबरें लीक की जा रही हैं, इन सब हथकंडों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नवाज शरीफ की फैमिली को। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई बहुत ज़्यादा होगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि शायद इलेक्शन की, जब तक इलेक्शन का सीज़न पूरी तरह सेट इन हो जाएगा, तो उसमें शायद इनको इनके मुखालिफिन के पास एम्यूनिशन ज़्यादा होगा इनको हिट करने का। मैं इसको 2 नंबर दूंगी, 2 से ज्यादा नहीं। 8, 3 और 2 इतने नंबर अभी तक दिए गए हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं। मजहर अब्बास, इम्तियाज आलम और हफीजुल्लाह नियाजी क्या राय रखते हैं, आगे एक ब्रेक के बाद। चौधरी शुगर मिल्स के हवाले से मुबैना इंकशाफात, शरीफ खानदान के लिए मामला कितना संगीन हो सकता है, पैनल 1 से 10 तक रेट कर रहा है। मजहर अब्बास साहब। जी, मेरा ख्याल है संगीन है मामला। उसकी एक वजह यह है कि चूँकि JIT ने ये रिपोर्ट में ये कहा है कि और उन्होंने शिकायत की थी कि चीज़ें टेम्पर हो रही हैं, तो ये स्टोरी अगर दुरुस्त है तो ये साबित करती है कि टेम्परिंग हो रही है, और अगर ये साबित करती है तो डेफिनेटली फिर प्रॉब्लम है। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद ये पूरा मामला, पूरी तहकीकात सिर्फ कन्फाइंड नहीं है पनामा के मसले पे, सिर्फ कन्फाइंड नहीं है मनी ट्रेल के ऊपर, बल्कि अब तो ये लग रहा है कि शरीफ फैमिलीज़ के हवाले से जितने भी तहकीकात हुई हैं माजी में, उन सब को यकजा किया जा रहा है और ये तय किया जा रहा है कि किस किस जगह कहाँ कहाँ गड़बड़ रही है, किस किस कहाँ कौन कौन सी इंक्वायरीज़ क्लोज़ हुई हैं, कौन कौन सी इंक्वायरीज़ में टेम्परिंग हुई है, कहाँ चीज़ें गड़बड़ हुई हैं। तो ये जो ख़ास एक पहलू है, सिर्फ उस तक नहीं रह रही बात, बल्कि बहुत ज़्यादा फैल गई है। और हो सकता है कि शायद उतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन अगले चंद दिनों में उनकी जो रिपोर्ट सबमिट हो सकता है कि उसके अंदर कुछ रिकमेंडेशंस भी हों, चीज़ें हों, लेकिन मुझे खासा मामला गड़बड़ लगता है, इसलिए मैं इसमें कम से कम 8 मार्क्स दूंगा। 8 नंबर देते हुए कह रहे हैं मामला संगीन और खासा गड़बड़ है, बात बहुत फैल चुकी है। इम्तियाज आलम साहब। देखिए, हमें क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? सारी कौम को लगाया हुआ आपने इस सारे मामले में, कभी कुछ निकालते हैं कभी निकालते हैं। तहकीकात करें और नताइज पे पहुँचे। ये क्या निकला है? टेम्परिंग क्या निकली है? ये टेम्परिंग है। अगर तो टेम्परिंग चौधरी शुगर मिल्स की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, टैक्स इवेजन के हवाले से आप मनी ट्रेल को ढूंढते या पता लगाते कि उसे कवर अप करने के लिए किया गया है और इस केस को इसलिए ख़त्म किया गया, तो बड़ी खुशी होती मुझे। वो केस क्लोज हो गया 2013 में, जब गालिबनी की हुकूमत भी नहीं आई थी,
और इससे पहले कि ये बनी JIT, उससे पहले ही इन्होंने ये बैक डेट में फोर्जरी की है। फोर्जरी इन्होंने की है। इन अफसरों को सुप्रीम कोर्ट यकीनन नोटिस लेना चाहिए, लेकिन इसका कोई तरीकाकार भी होगा। ठीक है, केस आपने क्लोज कर दिया है, अभी तक उसकी फाइल आपने बंद नहीं की, या वो जैसा कि करना चाहिए था। इसी तरह अब इससे नतीजा निकाला जाए कि इससे टेम्परिंग हुई है तो सारे हर तरफ टेम्परिंग हो रही है। तो भाई इस तरह हम न जनरलाइज करें, किसी चीज़ को एक हद तक रहने दें, शैतान की आदत ना बनाएं। जो इनके खिलाफ हकीकतन और जिसके शवाहिद हों और साबित किया जा सके शरीफ फैमिली के खिलाफ, तो आप लाए उस एविडेंस को, ताकि उनके ऊपर कोई क्लियर चार्ज लगाया जा सके और उन्हें ट्राई की जा सके और उसमें ड्यू प्रोसेस भी किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये सब जो चल रहा है कि ये एक फजूल किस्म की लड़ाई चल रही है, एक सिविलियन आइनी इदारे के दरमियान एक खाना जंगी है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे की टफ बैटल चल रही हैं। मुझे कतई तौर पे हमदर्दी नहीं है किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले से, कतई तौर पे हमदर्दी नहीं है, ना मैं कंसेशन देने के तैयार हूँ किसी करप्ट आदमी को। लेकिन आप जब कोई चीज़ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो धक्केशाही तो आप नहीं कर सकते। अगर ये कानून की अमलदारी की रियासत है, अगर ड्यू प्रोसेस नहीं होता, भले तफ्तीश में, भले जो लोग पेश हो रहे हैं लोग या अदलिया, तो फिर ड्यू प्रोसेस नहीं होगा तो फिर गड़बड़ है। कितने नंबर? 2? मैं ऐसे कोई नंबर नहीं दूंगा। ये फजूल किस्म की तफ्तीश है, उसमें क्या निकला है, इसमें मटीरियली कैसे इफेक्ट पड़ता है केस का, कोई मुझे बता दे। न्यारी साहब, पैनल दो हिस्सों में दिखाई देता है। एक तरफ 8-8 नंबर देके कहा गया मामला संगीन है, दूसरी जानिब बहुत लो मार्क्स है, इम्तियाज साहब मार्किंग भी नहीं कर रहे हैं। कितना संगीन मामला है या कुछ भी नहीं है, बस मामला? अगर तो मजहर अब्बास साहब जैसे दानिशमंद जो हमारे सुरखेल दानिशवर हैं, अगर वो 6 नंबर दे देते तो मैं शायद 1.5 या 2 दे देता, लेकिन चूंकि उन्होंने खींच के 8 दिया है तो मैं खींच के कुछ 0 दूंगा। पहली बात ये अपने, चूंकि वो हमारी दानिश्वरों में हमारे सुरखेल दानिश्वर है और उनका एक बड़ा एक नाम है, और उनकी इस तरह की मार्किंग ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अपने सारी मार्किंग रिविजिट करूं। देखिए बात यह है, आपने कहा जी कि राइट ऑफ रिप्लाई है, मैं कहता हूं साहब आप ही की नुमाइंदगी करता हूँ। देखिए जी बात यह है कि वो इम्तियाज साहब के कहने के बाद कुछ बचता तो नहीं है। मारवी ने भी बिल्कुल ऐसी कहा कि भाई जो चीरा तो एक कतरा खून निकला। मनी लॉन्ड्रिंग का केस की इन्वेस्टिगेशन कब से शुरू हुई थी ये नहीं पता। ये बात इंसार अब्बासी साहब ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है कि 2013 में ब्रिटिश सीए के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस के बाद तहकीक करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, केस क्लोज कर दिया गया। ये 2013 की बात है, पता नहीं नवाज शरीफ उस इक़्तिदार में आए होंगे, नया आए होंगे, कौन सा सेटअप था नहीं था। जब ये चीजें हलचल मची होगी, और ये JIT से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि ये 10-12 महीने पहले जून या जुलाई 2000 पिछले साल उन्होंने कहा जी इसमें दस्तखत नहीं हुए, जो कि एक ओमिशन ऐसी थी कि जो कि काबिल गिरफ्त थी कि आपने महकमों ने अपना पूरा काम नहीं किया, नाअहली थी कि उन्होंने नहीं किया। वो कौन सी टेम्परिंग है जिसके अंदर मदरजात तब्दील नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये कहा था कि एक कमीशन है नंबर उसकी, और वो कमीशन उन्होंने वहां कर दी। बाकी बात है कि इमरान खान स्टेटमेंट दे या जरदारी साहब दें या फलान दें। देखें मुझे बदकिस्मती से इमरान खान ने जो रोल लिया हुआ है ना कि मैं किराए के ऊपर दस्तयाब हूं, आप मुझे इस्तेमाल कर सकते हो किसी काम में, उसकी अक्ल करनी चाहिए। देखिए एक बात सुन लें कि JIT मुतनाज़ पूरी तरह हो चुकी है, इससे मशकूक होती जा रही है इन चीजों के हाथ फेरने पैनल में से 2 ऐसी नंबर चीज के अंदर जगह चले जिसमें कुछ नहीं मिलेगा। इरशाद भट्टी साहब और मजहर साहब ने 8-8 नंबर दिए थे, शहजाद साहब 3, इम्तियाज साहब न्याई साहब ने कोई नंबर नहीं दिया, मारवी साहब ने 2, औसत 32। मैं आ रही हूँ मजहर साहब 3.5 की औसत, यानी कि सिर्फ इतना संगीन मामला है शरीफ खानदान के। मजहर साहब जल्दी से कहिएगा 30 सेकंड में। देखिए मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ, जो JIT की कंप्लेंट थी, ये तारीख को चेंज करना, छोटी ये फोर्जरी है या टेम्परिंग है, ये मसला नहीं है। सर ये JIT से पहले हो चुका है, JIT का तो वजूद ही नहीं था उस वक्त। नहीं ये सब टाइम दे दो बात सर जी, ये वो वजूद की बात नहीं है। उसने जो हाल ही में जो कंप्लेंट की थी, ये गलत और वो नहीं, ये साबित कर रही है ना कि चीजें गड़बड़ हुई हैं। मैं किस हद तक हुई है ये मसला नहीं है, मसला ये है कि डेट चेंज क्यों की गई है। अगर इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो गई थी तो डेट क्यों चेंज की गई? मुझे ये बताएं, एक मिनट, ये दुरुस्त है कि टेम्परिंग हुई है,
लेकिन इससे ये नतीजा निकालना कि हर तरफ टेम्परिंग हुई है और ये बहुत टेम्परिंग ये तो मैं नतीजा निकाल ही नहीं रहा सर, मैं कहाँ निकाल रहा हूँ ये नतीजा, मैं तो स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। लगा कि हर तरफ टेम्परिंग हो रही है। इतनी बड़ी इसको हेडलाइन लगाई, मैंने कब कहा हर तरफ टेम्परिंग हो रही है? मैंने कब कहा ये? पर दिखाई दिया संगीन मामला भी कहा गया है और ये भी कहा गया कि बिल्कुल संगीन मामला नहीं है। मुनासिब अंदाज में बात करके नताइज सामने लाए जाएं। प्रोग्राम आपने देखा, अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।